अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं? यकीनन ठीक होंगे। लेकर आ चुकी हूँ रूह अदा की एक लॉन्ग एपिसोड जो बहुत कुछ आपको बताने आ रही है, बहुत कुछ सुनाने आ रही है और बहुत कुछ फील करवाने आ रही है। संडे की छुट्टी के बाद आपको मैं लंबी एपिसोड दे रही हूँ, तो कल का जो है आपका दुख यकीनन हल्का हो जाएगा। तो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बिना आपको आपकी धड़कनें बढ़ाने वाला नॉवल और उसकी एपिसोड 10 लेकर आते हैं। शुरू करते हैं नावल रूह अज़ा बाय असमरवा मिर्ज़ा नॉवेल्स एपिसोड 10। तो जल्दी से चलते हैं, फिर लेट्स स्टार्ट। ओ मेरे खुदा, ये नाम किसने बदला? नूह। इसी हैजानी कैफियत में जब वो होनहार और निढाल मिले जुले तेवरों से पलटी तो बमुश्किल नूह से टकराने से खुद को बचाया। उसको बाजू से पकड़े संभाल तो गया, पर नामा के होंठों से निकलता नूह वो एक लफ्ज जरूर बना जो उस शख्स के अंदर तक हलचल बर्पा कर गया। वो अपने आप को संभाल गई, पर उसकी आंखों की महसूस कुन तकलीफ ने नूह की हिजल आंखों से सारा सुरूर छीन लिया। आपने किसकी परमिशन से मेरे अकाउंट का नाम बदला? बोले, ये किस किस्म की हरकत है मिस्टर नो? वो अपनी बाजू नू के हाथ से छुड़वाती संभल कर दूर हुए गुस्से से बोली, कुर्बान जाए इस गुस्से में जिसकी नरमाहटों में एक एहतराम माफी था। मैं तुम्हें मेरे कमेंट की वजह से सब तुम्हें मेरे कमेंट की वजह से ऑलरेडी मुझसे जोड़ रहे थे नामा, और वैसे भी नाम मिलने से हम थोड़ा एक हो जाएंगे। नूह ने डीठ बने इतराफे जुर्म किया, पर बिना किसी एहसास नदामत के। मुझे नाम भी नहीं मिलाना, मैं आपकी इम्प्लॉय हूँ, ये बात अब समझे मिस्टर नो। अब कैसे कर सकते हैं ये? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये सब लोग रूह को आपका समझ रहे हैं। गैर हकीकी फैंटेसी से सख्त नफरत है मुझे। वो इस अपना फ़ोन दिखा रही थी जहाँ हर कोई इन रूह अदा का विरद कर रहा था, सबका प्यार मिल रहा था दोनों को, पर नूह की तवज्जो तो नामा के लफ्ज़ों में गुम जाती थी। 14 दिन तो नाम नहीं बदल सकता, इसके बाद बदल लेना, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को लेकर टेंशन मत डालो खुद को। उन्हें समझने दो कि रूह मेरी है, हम दोनों तो जानते हैं कि तुम मेरी नहीं हो। रिलैक्स। ये सारे लफ्ज़ नामा को मुतमईन नहीं कर रहे थे, दुख दे रहे थे। वो नज़रें फेर गई। मैं ये नहीं बर्दाश्त करूंगी। शायद रूह का सफ़र यहीं तक था। 14 दिन इंतज़ार नामुमकिन है। नामा ने फिर से जब नज़र उठाकर नूह की तरफ देखा तो वो इस बात का इशारा था कि वो अकाउंट डिलीट कर देगी। और जब नामा ने सच में अपना अकाउंट डिलीट करने को प्रेस किया और आगे से आर यू श्योर का ऑप्शन देखते, इससे पहले वो प्रेस करती, नूह ने उसके हाथ से उसका फ़ोन खींचकर वो सेटिंग पीछे की। तुम पागल हो गई हो नामा? इतना ग्रो अकाउंट डिलीट करते तुम्हारा दिल नहीं कांपा? तुम इसे डिलीट नहीं करोगी, ये मेरा ऑर्डर है। नूह ने सख्ती से सबावट करवाया। आपके ऑर्डर मुझ पर सिर्फ काम के मामले तक लागू हैं, मेरी पर्सनल सिर्फ मेरी मलकियत है। दे मुझे फ़ोन। मैं झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो एक झूठा रिश्ता कैसे बर्दाश्त करूं? मेरा फ़ोन दे। उसके हाथ से फ़ोन छीन रही थी। कई लोग उनकी तरफ मतवज्जा हुए क्योंकि नामा अपनी बात से इंच भी हिलने पर राजी न थी। नामा, ये अकाउंट अब सिर्फ तुम्हारा नहीं। नूह को एक ही तरीका समझ आया अब इसके बचाव का। नामा की मज़ाहमत थमी। मतलब वो बेयकीन नज़रों से नूह को देखने लगी। देखो, मैंने इसे प्रमोट किया तो उसूलन अब ये मेरी मलकियत भी है। तुम ये समझो कि मैंने अपना नाम जो ऐड किया वो इस प्रमोशन की कीमत ले ली। तुम गुस्सा हुई थी ना जब तुम्हारा अकाउंट शेयर किया? देखो, कीमत ले ली अपनी मलकियत जमाकर मुझ मतलबी ने। अब पिछले समेत ये वाला गुस्सा भी हटाओ, क्योंकि मेरी मर्जी के बिना तुम इस अकाउंट को डिलीट नहीं कर सकती। इसे सर्च करने का ऑप्शन हमेशा है, लेकिन इसे ख़त्म करने का कोई इख्तियार नहीं है तुम्हारे पास नामा। वो अब भी अफसुर्दा और खफा थी। नूह की बातें सरासर जान ले रही थी। सच से क्या मुराद है आपकी मिस्टर नूह? क्यों आप मुझे परेशान कर रहे हैं? फ़ोन दे प्लीज़। वो पहले ही बहुत दुखी थी और ये आदमी अब चाहता था नामा रो दे। सच मतलब रूह अदा के इस झूठे रिश्ते को सच करने का ऑप्शन है तुम्हारे पास, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। लेकिन ख़त्म नहीं होगा ये अकाउंट। अगर तुमने ऐसा किया मैं तुम्हारी रोल्स रॉयस चुरा लूँगा। नामा ने आखिरी बात पर कर्ब से सांस खींचते चेहरा फेरा। ये नूह ने इसे हंसाने की कोशिश की, जो इसे भी लगा कि बुरी तरह नाकाम हुई है। मैं कोई मैरिज नहीं करूंगी, आपको बार बार बता चुकी हूँ। ये अकाउंट आप ही रख लें। मुझे ज़रा भी इसकी मलकियत से हाथ धोने पर दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने बस यूं ही इसे बना लिया था जब मेरे पास बातें सुनाने को बस दीवार थी। बाबा हॉस्पिटलाइज थे और दोस्त अहबाब अपने धंधों में बिजी। नामा के पास तब बात करने को यही था। लेकिन आप मेरा नाम हटाकर अपना रख लें, तब शायद आप थोड़े मतलबी साबित हो जाए मेरे आगे। वो कहकर जाने लगी, मगर नूह ने इसे पुकारा तो वो रुकी। नूह ने उसका हाथ पकड़कर उसका फ़ोन जब नामा की हथेली में थमाया
تو नामा उसके लम्स पर अपने अंदर मजीद गड़ गई कि ये छूना, ये हाथ को मस करती नूह की बाहरी उंगलियां और इनसे निकलती हिद्दत तो नामा को कहीं का नहीं छोड़ेगी। मुझे दुख है मैंने ये करके तुम्हारी दुखी यादें को रेत दी। नामा उसकी तरफ सदमात की गहराइयों में दुधोती घूमी। मतलब आपको अपना नाम ऐड करने पर दुख नहीं? नामा का दिल अब गुस्सा हो रहा था। हरगिज नहीं, मैंने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं जिस पर पछताना पड़े। मेरे साथ रहो और थोड़े झूठ बोलने सीखो जब तक तुम मेरी ऑफर कबूल नहीं करती। फजर की फिक्र है ना तुम्हें? मैं तुम्हें कॉल करके जगा दिया करूंगा। जाया नहीं होने दूंगा तुम्हारे दिन की पहली इबादत। सब रुका महसूस हो रहा था, एकदम जैसे मौसम की सारी तेजियों में सकूत आ गया। वो बेरब जुमले कहने वाला अपने जुमलों को महफूम ना समझता हो, ऐसा थोड़ी मुमकिन था। ये क्या बात हुई मिस्टर नू? बेजान लहजा लिए वो बस यही कह सकी, बस यही बात रह गई है, चलो मान जाओ अब। नामा ने चेहरा फिर फेरा। ये फैसला कुल लम्हे थे वो मफलूत जहन के साथ खड़ी थी। नहीं मान रही। इस प्राइज सेरेमनी से फ्री हो जाए तो आ जाइएगा, मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रही हूँ। नामा ने फासला समेटा और चुपचाप वहां से चली गई। बाहर जहां उसकी रोल्स रॉयस के साथ कुछ मनचले पिक्स ले रहे थे, तभी नामा वहीं बाहर लगे बेंच पर जा बैठी। चेहरे में दफतन सख्ती घुलने लगी। नामा ने अपना फोन देखते फिर से वो रील ओपन की। चंद लम्हों में नूह और नामा रूह अदा ट्रेंड बनकर रह गए। हर कोई यही दो टैग लगाए रूह को प्यार दे रहा था। उसे पसंद नहीं था जो वही उसकी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा था। रूह की तवज्जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बीच भी नामा से उलझी रही। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता था। हर कई लाख लीरा की बड़ी अमाउंट 5 बजे तक नोहदा दुकान के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई थी, तो ये तकरीब भी खत्म हुई। वो अपने कुछ मजीद वफादार लोगों के थ्रू ये रकम जल्द से जल्द डोनेशन अकाउंट में ट्रांसफर करवा चुका था। हर बार डोनेशन में वो अपना नाम देता था, पर आज इसने ये डोनेशन नामा सुल्तान के नाम पर दी थी। वो बाहर निकला तो नजर जीने उतरते ही बाहर बैठी नामा पर पड़ी, जो करीब ही टाउन के बच्चों को खेलता देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक फ्लावर शॉप थी जहां गार्डन के फ्रेश फूल एक घरेलू औरत जमा करके बेचती थी। वो सड़क पर खेलते बच्चे भी इसी औरत के थे। वो कुछ देर खड़ा नामा को देखता रहा, फिर इस शॉप की तरफ बढ़ा। इस बार फिर रेस जीतने पर मुबारकबाद वसूल करे नो बेटा, मेरे शोहर का इलाज हो रहा है वरियाम हॉस्पिटल, वो भी मुफ्त। अल्लाह आपको अजर दे, हम गरीबों की जिंदगी का बचाव बने आप। वो ज़ईफ औरत अपनी शॉप की तरफ आके रुकते नूह को देखते खुशी से कपकपाती आवाज में बोली, तो नूह ने नर्म मुस्कुरा कर उनकी तरफ देखा। फिर नूह की नज़र पिंक रोजेस के साथ पिंक ग्लैडियोलस और एस्टर पर गई। फिर नूह ने गर्दन फेर कर नामा को देखा, जैसे इन फूलों के कांबों के साथ नामा की पुरस्कार जात को मिला रहा हो। ये तीनों एक खूबसूरत से गुलदस्ते में सजा दें और कांटे छील कर प्लीज। नूह की फरमाइश सुने वो लेडी दिलफरेब मुस्कुराई। फूल बिना कांटों के खुद तक को प्यारे नहीं लगते तो किसी और को कैसे लगेंगे? फिर भी मैं छील देती हूँ। नूह इस औरत की बात पर किसी सोच में डूबा। नामा का ना करना लम्हा भर नूह को वो कांटा ही लगा। अपनी बचगाना सोच पर दिल समेटने लगा। फिर वो मुबहिम सा शौक मुस्कुराया, क्योंकि उसकी चॉइस का गुलदस्ता बनकर तैयार था। ये लीजिए। गुलदस्ता पेश करे वो लेडी बेहद खुश थी। कितनी पेमेंट हुई? नूह ने अपना वॉलेट निकाला, पर वो मुस्कुराकर हाथ से नूह को ऐसा करने से रोक गई। जिस शख्स की वजह से हमारे कुंबे का सहारा जिंदगी की तरफ लौट रहा है, इस पर ये तो क्या मैं अपने बाग का हर फूल लौटा सकती हूँ बच्चे। ये रख लीजिए, आपकी नेकी अल्लाह कबूल करेगा। बस ये इस माँ की तरफ से अदना सा शुक्रिया है, दुआ है आप अपने नाम समेत चमकते रहें ताउम्र। दुआएं बहुत खास होती हैं, उनकी कीमत नहीं होती। फिर खलूस भरी मोहब्बतें तो वो दामन में समेटने का शौकीन था, मान गया। रूह ने इस माँ को मुस्कुरा कर देखा। वॉल्ट वापस रखते इस गुलदस्ते से एक फूल की टहनी निकाल कर उनकी तरफ वापस बढ़ाई। चलें फिर ये रख लें, अल्लाह आपके रिज्क और काम में बरकत दे। इस लेडी ने खुशी खुशी वो फूल लिया, जिसे वो बेजान पड़ती चीज नहीं, कारून का खजाना हो। आमीन, जीते रहिए। नूह ने इनसे इजाजत ली, पर इस जगह को अच्छे से देख लिया ताकि इस खूबसूरत तोहफे का जल्द सिला यहाँ तक पहुँचा सके। वो पलटा तो नामा अब तक गाल फुलाए जरा दाएं करवट पर बैठी थी। उसकी तवज्जो अब तक खेलते बच्चों पर थी। पहली बार ये करने वाला हूँ, खूब से कोई गड़बड़ ना कर दूँ। खुददार लड़की का रूठना भी बड़ा खुददार होता है, मुझे ये समझना होगा। रूह ने मुस्कुराते हुए नामा की तरफ कदम बढ़ाए, और कैसे मुमकिन था उसके कदमों की चाप वो सुनने से पहले महसूस ना करती।
समझ गई थी वो आ रहा है, पर जानबूझकर तवज्जो ना दी। नामा के सामने ले जाकर गुलदस्ते को किए, वो नामा की सारी जबरन फेरी तवज्जो सल्ब कर गया। वो लम्हा भर यूं हुई जैसे मान गई हो, पर फिर फौरन वापस सख्त दिल बनी। मुझे फूल नहीं चाहिए मिस्टर नो। गुलाबी फूलों में ढेर और फूलों की आमेजिश वाला गुलदस्ता वो नामा के पास आ रुकते उसकी तरफ बढ़ा रहा था। आंखें उसकी नामा के इनकार पर हरगिज़ ज़्यादा तासुर ना दे पाईं। फूल अब भी सामने पेश थे कि नामा उनको छूकर महकदार करे, रूह की जिंदगी समेत। मुझे तो चाहिए, तुम्हारे मान जाने समेत। ले लो नामा सुल्तान, हर किसी को फूल देने का दिल नहीं चाहता मेरा। हर किसी को फूल देने का दिल नहीं चाहता मेरा। इनकार की गुंजाइश ही कहाँ छोड़ी गई थी। नामा की आंखें अपने इस नुओदा दुकान नामी आसमान पर अटक कर रह गई। वो नजरें हटा भी कहाँ सकती थी भला। आसमान के बिना जमीन की कोई अहमियत नहीं होती। मैं कैद से हमेशा फरार करने वाली नामा सुल्तान आज आकर मोहब्बत के मामले में भी इसी नवैयत के जबर में फंस गई। ये इंसान बज़ाहिर सब पुरसुकून रखने और करने का आदी है, पर क्या इसे गुमा भी है कि इसने मेरे दिल के अंदर कैसी कयामत बर्पा कर दी। ये शख्स जिसकी ज़ात की पजीराई करने को लोगों की कमी नहीं, ये जो अपनी बुराइयों पर भी हंस कर नाज कर गुजरता है, मुझसे कतरा कतरा वो सब छीन रहा है जो मैं किसी को नहीं देना चाहती थी। मैं इससे पहले वो सोचूं कि तिलिस्म में गिर जाती, वैसे होश की दुनिया में खींच लाया। इतना सोचूंगी क्या इन मासूमों को कबूल करने के लिए? देखो ना, हम मिलकर रोदा बनकर लोगों के दिलों पर राज करेंगे, कितना मजा आएगा। अब की बार वो साथ ही बैठा तो जिस तरह नामा इससे दूर सरकी, ये गुरेज नोक को सच में कहीं अंदर क्लिक किया। हार्ट बीट मिस कर गया, पर नामा ने इस पीछे से रखने की हिद्दत कम करते उसके हाथ से फूलों का बुकेट ले लिया। एक दूसरे के दिलों और जिंदगी पर मुसलत नहीं होंगे कभी, ये प्रॉमिस करना होगा। बस इस शर्त पर 14 दिन में इस नाम को बर्दाश्त करूंगी। वो दिल पर और जिंदगी दोनों पर काबिज है, ये नूर जान चुका था, फिर भी नामा की शर्त मानने का दिल चाहा। 14 दिन, इतनी बड़ी तमहीद के बाद तो फिर सारी उम्र का ये नाम वाला साथ बनता है नामा सुल्तान। वो इससे सरासर परेशान कर रहा था। वो इतने पास बैठकर नामा को कुछ सुझाई देने में रोड़े अटका रहा था। प्रॉमिस मी, वो बजिद थी। ओके 14 दिन तो डन है ना, ये प्रॉमिस भी 14 दिन तक ही है। पहले बता रहा हूँ, बाद में मत कहना कि नुअदा दुगान तो बहुत वादा फरामोश शख्स है। अब अगर आपका मूड बेहतर है मिसरू तो मुझे विला ड्रॉप कर दे, नींद से बुरा हाल है बंदा हलकान का। नामा ने उसकी हर बात फिलहाल बर्दाश्त की और बुके संभाले उठ खड़ी हुई और बाहुदा नूक का दिल चाहा पकड़कर नामा को वापस पहलू में बिठा दे। इस शख्स पर हावी होती ये सोच बहुत शदीद थी। आ जाए मिस्टर नो। वो बिना नू को देखे ही फूलों को उठाए अपनी गाड़ी की तरफ गई तो नू वहीं पैर पसार कर बैठे फुर्सत से जाती नामा को देखने लगा। वो इस बुके को बैक साइड रखते आगे आई और कार डोर खोलते समय नजर अभी तक वहीं बैठे नू पर गई तो इस पागल आदमी को तो कुछ ना कह सकी। डोर जोर से बंद किए मुंह फेर गई, जिस पर नू ने बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट हल्क में गोटी और मजीद नामा का दिल ना जलाते हुए वो उठकर उसकी तरफ बढ़ा। शराफत उधार मांगते अपनी जगह संभाली तो नामा ने भी ड्राइविंग सीट संभालते सीट बेल्ट फिक्स किया, जबकि नो अब तक किसी को देख रहा था, पास आने वाली हड्डी ना था। विला तक दोनों में बातचीत ना हुई, ना नामा ने उसके देखने पर तवज्जो दी। गाड़ी दुगान पैलेस पहुंची तो 6 बजने में थोड़ा ही वक्त था। वो आज नोह के बाहर निकलने पर खुद बाहर ना आई तो नोह ने बुरी तरह महसूस किया। बाहर नहीं आ रही तुम? नोह अपनी वाली साइड के नीचे हुए मिरर से अंदर झांका। बाहर क्या रखा है? नामा ने बिगड़ते पूछा तो नूह मुस्कुराया, पर मोहतरम मुस्कुरा कर भी मुस्कुराहट छुपा गए। बाहर नूह द दुकान खड़ा है जिसकी दुनिया फैन है। अब जरा शो होते वो कुछ फैल रहा था। नामा का गुस्सा तो कहीं खो गया था जैसे। वो कार डोर खोलती बाहर निकली और जब तक घूमकर नूह तक पहुंची वो विंडो से वापस ऊपर उठे उसके सामने जम गया था। मैं नहीं हूँ, सच में इस जॉब से पहले आपको जानती भी नहीं थी, ना नाम सुना था। सो एक मुझसे लोगों का तबका बाकी है मिस्टर नूर जो आपका फैन नहीं। वो संजीदा थी, वो उसके लफ्ज लफ्ज से बस इस लड़की को खोज रहा था। वो आम लड़कियों जैसी नहीं थी। इस तबके वालों को अपना फैन करने के लिए मुझे क्या करना होगा नामा सुल्तान? नामा ने उलझ कर इन हेजल आंखों को देखा जो उलझाने के पैमाने लिए हुए थी। हर चीज दुनिया में मुमकिन नहीं। वो बजिद थी,
गाड़ी का हॉर्न सुनते ही मानिया भी जरा रूम से निकलकर बाहर आई, क्योंकि दम तो उसका तब से घुटा था जब से वो लौटी थी तो दिल चाहा नामा सुल्तान से मिले। रुक जाओ डिनर तक। नामा के चेहरे पर घबराहट घुली। ये ऑफर अचानक थी, पर वो सरासर शरारत के मूड में था। जिंदगी में ये गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। वो मुंह फट सी होने लगी। और जो हता कर बैठी हो ना बख्शी जाती। ये आदमी सांस लेने के रास्ते ही बंद कर देना चाहता था। कौन सी? वो हकलाई, मगर इससे पहले कुछ कहती मानिया की आमद और मौजूदगी पर चेहरे के तासुरात शांत कर गई। खुद नू भी कुछ शरारत से निकला। नामा सुल्तान है ना? मानिया ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया, जिसे नामा ने जबरन सी स्माइल देते थामा। जी। वो सर हिला गई। मुझे बहुत इंतजार था तुमसे मिलने का। इस खड़ूस हिटलर ने एक फीमेल ड्राइवर रखी, ये नाकाबिले यकीन था। वैसे अगर ये तुम्हें तंग करे तो बताना, मैं नू को अच्छी भली सुना देती हूँ आसानी से। इसकी बहुत प्यारी रिश्तेदार जो हुई। ये क्रेडिट बस मेरे पास है, वरना दुनिया की सारी लड़कियां तो इससे दूर ही भागती हैं, कहीं हमें खा ही ना ले। मानिया बज़ाहिर खुश दिली से अपने अंदाज में बातें कर रही थी, पर नामा ने खड़े खड़े ये तक सोच लिया जरूर ये लड़की नूह की स्पेशल होगी। जबकि नूह ने मानिया को आंखें निकाली कि मुंह बंद कर लो, मैं तंग नहीं होती, इट्स माई जॉब। नामा ने बात मुख्तसर की। इसके साथ तंग ना होने में ही भलाई है, बहुत पकाता है सच्ची। मानिया ने मजीद टांग खींची तो नामा ने जिन नजरों से नूह को देखा वो नूह को बेचैन कर गई। ये मानिया है मेरे डैड की दूसरी वाइफ की बेटी। नूह ने खुद ही तारफ दिया तो जहां नामा ने सर हिलाया, वहीं मानिया ने नामा के सामने ही नूह की बाजू से बाजू मस्की और शरीर होते भी देखा। ये बंदा ऐसा तारुफ दे रहा था, तभी मानिया समझ चुकी थी दाल में कुछ लड़की पटाने सा काला है। बिल्कुल बहन हूं मैं इसकी दूर की। मानिया ने भी आंखें पिटपिटाई तो नूह ने सर्द नजरों से मानिया की बतीसी देखी, जबकि नामा इन पेचीदा भाई बहन में उलझ कर अपना दिमाग खराब करना नहीं चाहती थी। खुशी हुई मिलकर, अब मैं चलती हूँ मिस्टर नो। नामा वहां बेसकून है ये साफ आया था, तभी नू ने इसे नहीं रोका। नामा चली गई, जबकि मानिया मुस्कुराकर नू के सामने हाथ सीने पर बांधे आ रुकी। बहन नहीं हो तुम मेरी, समझी? वो मानिया को देखते गुस्से से चिल्लाया। अब तो बना लो यार, कुड़ी भी मिल गई तुम्हें। ऐसे इतनी जल्दी मूव ऑन हो जाओगी, ये देखकर दिली सुकून मिला कि तुम्हें खुद से बरवक्त आजाद करने का फैसला दुरुस्त था। मानिया के लहजे पर वो और तपा। जल रही हो या खुश हो रही हो? नो समझ ना पाया। पागल, चली होती तो उसे बताती कि एक्स वाइफ हो तुम्हारी। लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही फुस हो जाती। मैं तुमसे जुड़ी किसी लड़की से क्यों जलूंगी, जब मैं तुम्हारे लिए या तुम मेरे लिए बने ही नहीं हो। तुम्हारी तरह दो कश्तियों में सवार होने का स्टैमिना नहीं मुझ में। मेरी पसंद ही मेरी मोहब्बत बनेगी, तुम देखना। नो उसके लफ्जों में फिर से अपने लिए तंज तजहीक महसूस कर रहा था, और ये मानिया की पुरानी आदत थी। अच्छी बात है, जो मोहब्बत ना बन सके उसे कभी पसंद करना ही नहीं चाहिए। गलती है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी, मैं इस पर पछता चुका हूँ। अब मेरी जिंदगी पसंद के लफ्ज से महरूम है। इतना बुरा लगने लगा है ये हर्फ कि अब मुझे या सिर्फ नफरत होती है या मोहब्बत। पसंद वाला कोई सीन नहीं। यही सुनना चाहती हो ना तुम? तो लो कह दिया, नहीं हूँ अब मैं किसी दूसरी कश्ती में सवार। एक ही रास्ता है जिसकी एक ही मंजिल है। रही बात मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही फ्लॉप करने की, तो कर लो कोशिश, ये तुम्हें कामयाबी नहीं मिलने वाली। वो गुस्सा हो जाएगा इस पर मानिया जरा उदास हुई। हालांकि वो जो कहना समझाना चाहती थी इसमें नाकाम हो गई। मेरी ओरिजिनल मामा, लड़े तो मत। मैं क्यों कोशिश करने लगी? बस इतना चाहती हूँ कि पसंद और मोहब्बत बस एक से ही जोड़ लो। तुमसे जो भी जुड़ेगी तुम्हें सर से पैर, दिल से दिमाग तक पूरा डिजर्व करती है नो, बस इतना सा। वो नर्म पड़ी तो नूह भी समझने के अंदाज में कायल हुए नर्म पड़ता नजर आया। हो गया तुम्हारा तो जा सकता हूँ। नूह ने अब भी कोई प्यार से बात करना जरूरी ना समझा। मानिया के दिल चाहा इसे ब्रेस्ट ट्यूमर का बताए, पर हिम्मत नहीं पड़ रही थी। जब वो नूह के सामने ऐसी थी तो माइल के सामने तो जान निकलनी फितरी थी। नूह, वो इसे पुकारी तो नूह ना सिर्फ रुका बल्कि मानिया की आंखों में भी झांका। तुम मेरी सच में पक्की मामा बन जाओ ना, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल शेयर करना है। एक हसरत थी मानिया की आंखों में, जबकि नूह यही समझ रहा था वो इसे अमाइल के बारे बताना चाहती है। मैं जानता हूँ वो पर्सनल तुम बता चुकी हो। वो बेरुखी दिखाए जाने लगा जब मानिया ने उसकी बाजू पकड़े रोका। मतलब मैंने तो बताया ही नहीं तुम्हें। मानिया के चेहरे का रंग उड़ा। अच्छा बताओ, बन गया ओरिजिनल मामा तुम्हारी? वो सर्द लहजे में मुकाबले आया तो मानिया का दिल कांपा। वो ऐसे स्मार्ट इंसान को अपना दर्द कैसे बता सकती थी? ये दर्द तो वो किसी लाड करते इंसान से ही फ्रीली बांट सकती थी। नहीं बने तुम,
प्लीज सही वाला बनो ना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं इंतजार का। मानिया ने जो कहा इसके बाद रो पड़ेगी, तभी वहां से जब गई नूह कितनी देर वहीं खड़ा रह गया। क्या कहकर गई है ये? नूह ने जरा ख्वास यकजा किए तो जैसे मानिया के अल्फाज कर कर जहाँ महसूस हुए। इससे पहले वो कुछ करता या सोचता, इम्ताब महमद की कॉल पर नूह के चेहरे के जाविये बिगड़े। यकीनन कोई बुरी खबर ही थी। इम्ताब का कॉल करना बेसबब ना था। हाँ इम्ताब, अब क्या हुआ? नूह शदीद उलझा था। सारिम गायब है। एक मिनिस्टर के घर के पास ही उसके पुराने गिराज से कुछ घंटे पहले गाड़ी चोरी हुई है और वहां का सिक्योरिटी मैन शदीद जख्मी है। कब मर जाए कुछ खबर नहीं। इसमें सारिम को देखा गया है। मैं भी पहुंचा हूँ पुलिस स्टेशन, मगर मेरे लोगों ने फुटेज हासिल कर ली है। नूह ने अपना माथा बुरी तरह मसलते सांस खींची। तो अब अमिताभ, क्या तुम FIR काटना चाहते हो? बोलो। नूह बदलिहाज नहीं था, पर इस वक्त इम्ताब को लगा गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। इससे राब्ता करने की कोशिश करो, कहो सरेंडर करे, बच जाएगा। अगर वो सिक्योरिटी मैन मरता है तो सारिम लंबा फंसेगा। बहुत जल्दी ये गैंग हमारी हिरासत में होगा। मैं नहीं चाहता इसमें सारिम भी शामिल मिले। इम्ताब ने हर तफसील मुहैया की, जबकि नूह इस वक्त नींद लेना चाहता था, पर इस भाई ने सुकून गारत कर दिया था। ठीक है, उसके 2-3 लफंगे दोस्तों के बारे जानता हूँ, मैं पता करता हूँ। मुझे जख्मी आदमी का भी बताओ किस कंडीशन में है। नूह ने ताकीद करते ही कॉल काटी, जबकि इससे पहले रिनॉल्ट की तरफ बढ़ता, जो पोर्च के शेडेड हिस्से में खड़ी थी। नूह रुका और नामा को कॉल मिलाई। वो घर नहीं गई थी, बल्कि क्लास लेने सेंटर जा रही थी। नूह की कॉल पर उसने गाड़ी सड़क किनारे रोकी और कॉल पिक की। सब ठीक है? कॉल क्यों की? नामा घबरा गई थी, क्योंकि नूह ने इसे पहली बार कॉल की थी। 2-3 जगहों पर जाना है मुझे, किसी को ढूंढना है। क्या तुम आ सकती हो वापस? अभी मेरे हाथ में हल्का सा दर्द है, तो मैं गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकूंगा नामा। नूह के हाथ के दर्द वाली बात पर नामा को हल्क तक दर्द बढ़ता महसूस हुआ। जी मैं अभी आई, वो कहकर कॉल काट गई और फौरन गाड़ी वापस मोड़ी। नामा को खुद समझ ना आया वो उसके हाथ के दर्द पर इतना क्यों तड़प उठी है। दरअसल जिम्मी पर हाथ उठाने के सबब जो ताकत लगाई, इससे दर्द हड्डियों के अंदर तक उतर जाता था, और था भी सीधा हाथ। नूह को पता था इस हाथ से वो ना वजन उठा सकता है, ज्यादा ना ही किसी को झांपड़ दे सकता है, पर मौसूफ बाज नहीं आते थे। जहाँ थप्पड़ दरकार होता ठोकते, और वजन की तो क्या बात करें, जनाब बाकायदगी से जिम जाने वाले कीड़े भी रखते थे। हालांकि इसे जेनेटिक तौर पर अच्छा फिगर मिला था कि बिना किसी एक्सरसाइज या जिम के भी वो पुरकशिश ढांचे का मालिक नजर आ सकता था। नामा ने 15 मिनट का फासला 5 मिनट में तय किया। नूह ने इस बीच बस शावर लिया और अभी वो बाल ड्राई किए रूम में निकला ही कि नामा की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो हैरत से टेरेस पर आया, जहां वो गाड़ी से निकलकर खड़ी मुंतजिर निगाहों से किसी को तलाश रही थी। वो इतनी दूर से भी इस लड़की की अपने लिए फिक्र देख सकता था। ये हाथ इतना कीमती है तुम्हारे लिए कि तुम इतनी स्पीड लगाकर पहुंची? नहीं, सिर्फ हाथ नहीं, मैं पूरा। न जाने क्या डर तुम्हें रोक रहा है, जमाने का डर, या फिर तुम भी मेरी तरह एक उदास माजी रखती हो। जिन बच्चों ने तल्ख बचपन गुजारा हो, वो पत्ता हिलने पर भी खौफ से काम जाते हैं। ये तो फिर मोहब्बत नामी बगोला है जो सब बिखेरता जरूर है। मैं चाहता हूँ तुम्हारे डर अपने हाथों दूर करूँ नामा। इसके लिए तुम्हारा मेरे आसपास हर वक्त रहना जरूरी है। वो इसे देखते देखते पलटा और पुरकशिश वजूद पर ब्लैक शर्ट चढ़ाई। कार्गो पैंट जो ट्राउजर की मानत थी, उसके साथ फुल स्लीव्स टी शर्ट पहने वो काफी कूल और प्यारा लग रहा था। पैरों में वाइट स्नीकर्स पहने, गीले बाल ड्राई करे, इनमें बस हाथ की उंगलियां फेरी, परफ्यूम का एक हल्का सा स्प्रे किए वो अपना फोन लिए तेजी से बाहर निकला। नामा से इंतजार मुश्किल था, और जब वो बाहर आता नजर आया तो वो उसकी तरफ बेताबी से बढ़ते बढ़ते रुकी, खुद पर जब्र किया। वो पास आकर रुका तो नामा ने हिचकिचाई सी निगाह नूह पर डाली। हाँ ठीक है, पर तुम्हारी कंपनी चाहिए ताकि दिमाग ना घूमे मेरा। चले एड्रेस बताता हूँ तुम्हें। नामा उसकी बात ना समझी, पर कुछ पूछ भी ना पाई। वो नूह को 3-4 घरों में लेकर गई, जहां नूह को लगता था सारिम छुप सकता है। और जब आखिरी सारिम के नदीम नामी दोस्त के फ्लैट पर आया तो सारिम ने नदीम के घर छुपे रहने की पूरी कोशिश की, पर नूह ने नदीम के चेहरे की उड़ी हवाइयां भांप ली और जबरदस्ती अंदर घुसा। तो आगे का मंजर ये था कि वहां 2 बिल्कुल बरहना के करीब कॉल गर्ल्स नाच रही थी, और सारिम फुल नशे में धुत उनको देखकर फ्लाइंग किसेस कर रहा था। ये 2 खबीस लंबा हाथ मारने पर यहाँ अयाशी और पार्टी कर रहे थे। सारिम ने जब कमरे में घुसते नूह को देखा तो यूं था जैसे जिस्म का सारा खून सूख गया हो। जब वो 2 लड़कियां भी माहौल की संगीनी समझती अपने जालीदार गाउन उठाती बाहर दौड़ी, जबकि नूह ने एक ही झटके से दर्द वाले हाथ समेत ही सारिम को पकड़ कर उठाया, और पकड़ इतनी शदीद थी कि सारिम की गर्दन दबने पर वो दिलहराश कर रहा।
یہ دن دیکھنے سے پہلے میں تمہیں سچ میں زمین میں گاڑ دیتا تو بہتر تھا سارم۔ اب تمہیں اپنے ہاتھوں امتاب کے حوالے نہ کیا تو میرا نام نو ادا دوغان نہیں، اور تمہیں بھی دیکھتا ہوں، ذرا اس کی ہوس اور گرمی اتر لے پہلے۔ ندیم تو دروازے میں بھیگی بلی بنا تھا، جبکہ ناما کی نظر جب اس بلڈنگ سے باہر نکلتی ان لڑکیوں پر گئی تو وہ بے چین ہوتی باہر نکلی۔ دل عجیب سا ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی نظر نوح پر گئی جس نے سارم کو گردن سے دبوچ رکھا تھا اور باہر لا رہا تھا، جو نشے میں مکمل دھت تھا اور مزاحمت بھی کر رہا تھا۔ مسٹر نوح، آپ کا ہاتھ چھوڑیں اسے۔ ناما نے آگے بڑھ کر سارم کو اس سے چھڑوایا، مگر نوح کے عتاب برے شکنجے سے سارم نکلتا ایسا ممکن نہ تھا۔ ہٹو ناما، لگ جائے گی تمہیں۔ نوح نے اسے بازو سے پرے کیا اور سارم کو دھکیل کر پچھلی سیٹ پر بکے بیک پلیس پر رکھے شدید دھکا دیا، جو گردن مسلتا مسلسل کرا رہا تھا، جبکہ خود وہ ہامتا غصے سے بھرا جب باہر آتے ناما کے مقابل آیا تو ناما کو اس کی سرخ پڑتی آنکھیں دیکھ کے خوف آیا۔ وہ اپنا ہاتھ مٹھی بنائے درد زائل کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، جو ناممکن تھا، جبکہ ناما کبھی نوح کا چہرہ دیکھتی، کبھی انہی بے چین نظروں سے اس کا ہاتھ۔ بابا کا دوسری وائف سے بیٹا سارم، بدقسمتی سے باپ ایک ہے تو فکر ہوتی ہے اس کی، اور اس نے مجھے اور بابا کو ذلیل کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ اسے تھانے لے جا کر انسپکٹر کے حوالے کرنا ہے۔ تم چلو گی پولیس اسٹیشن؟ اپنے لیے پریشان ناما کو مخاطب کیے، وہ اب بھی اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے دبا رہا تھا۔ ناما کا دل چاہا اس کے ہاتھ کو پکڑ کر خود دبانے لگ جائے۔ اس کے بعد ہاسپٹل چلیں۔ ناما کی آواز بیٹھ سی گئی۔ کیوں، تم ٹھیک ہو ناما سلطان؟ وہ لڑکی اس کے فکر برے سوال پر تھم سی گئی۔ دل رک گیا۔ اب ٹھیک نہیں، یو نیڈ اے پین کلر مسٹر نو، ایسے دبانے سے درد بڑھے گا۔ وہ نظریں اس کے ہاتھ سے ہٹا نہ پا رہی تھی، مگر ناما کی آنکھیں تب ٹھہریں جب وہ اپنا ہاتھ ناما کی طرف کھول کر ہتھیلی پھیلا گیا۔ میرے دبانے سے بڑھتا ہے، کوئی اور دونوں ہاتھوں سے دبائے تو درد کم ہو سکتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو دیکھنے کے بعد ناسمجھی سے ان ہیزل آنکھوں میں جھانکی۔ کیا وہ نوح کا ہاتھ چھونے کے بعد اسے اپنی محبت اور نرمی چھپا پائے گی جو اس شخص پر لٹنے کو بے قرار تھی؟ تب سے جب سے اس نے نوح کے چہرے پر درد کا اثر دیکھا تھا۔ میں کیسے چھو سکتی ہوں، یہ آپ کے پرسنلز ہیں۔ ناما نے نظریں نیچے کی پر اس کے ہاتھ سے ہٹنی ممکن نہ تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر تم میرے پرسنلز میں ذرا سا داخل ہو جاؤ۔ یقین کرو، پین کلر سے آرام ہونا ہوتا تو میں خود ڈاکٹر ہوں، درد ہونے یا بڑھنے ہی کیوں دیتا، یا پھر ہاسپٹل جا کر کسی نرس سے دبوا لیتا ہوں اگر۔ وہ ہاتھ پیچھے کھینچنے لگا، پر ناما نے گھبرا کر دیکھا ہی ایسے کہ وہ ہاتھ واپس ناما کی طرف پھیلا گیا، جو جناب مٹھی بنا گئے تھے۔ اندر بیٹھے، میں دباتی ہوں۔ ناما نے نظریں سی چرائیں تو نوح ایک نظر پیچھے منحوسیت پھیلاتے سارم پر ڈالتا اپنا غصہ قابو کرے بیٹھا تو ناما نے گہرے چند سانس یوں لیے جیسے ابھی وہ تھمنے والے ہیں۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر بیٹھی ہی تھی کہ نوح نے اپنا خوبصورت ہاتھ اس کے آگے پھیلایا اور ذرا اس کی طرف کھنچ کر دوہرا ہوئے بیٹھا، کیونکہ سیدھا ہاتھ ناما سے دور تھا۔ مجھے کچھ اچھا دبانا نہیں آتا۔ وہ ابھی بھی بدحواس تھی کہ کس طرح سے کرے، جبکہ نوح نے اس کی بدحواسی کو دل میں اتار لیا، ویسا ہی محبوب بنا لیا جیسے وہ بستر کی سلوٹیں جنہیں نوح نے کسی ملازم کو بھی ابھی تک جھاڑنے نہیں دی تھی۔ وہ ایسی کشش رکھتی تھی کہ اسے خود بھی علم نہ تھا۔ برا ہی دبا دو۔ نوح کسی صورت ٹلنے پر نہ آیا تو ناما نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے محملی ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس نوح کو ورطہ حیرت میں ڈال گیا۔ اس لڑکی کے ہاتھ کی ایک ایک پور جب نوح کی کلائی، ہتھیلی اور انگلیوں پر سرک رہی تھی، وہ مزید گہری محبت آنکھوں میں برتا ناما کو دیکھ رہا تھا، جس کی نظریں اپنے اور نوح کے ہاتھ پر تھیں۔ وہ بہت نرمی سے ہاتھ کے وہ مسلز دبا رہی تھی جو ہڈیوں سے دور تھے، اپنے آپ کو محبت اور نرماہٹ لوٹانے سے روکنے کے باوجود لوٹا رہی تھی۔ اس کا اسے نہیں، نوح کو اندازہ ہو رہا تھا۔ ایسے کبھی کسی کا ہاتھ دبایا تم نے؟ نوح کے سوال پر وہ سرسری دیکھنے کو نظریں تو اٹھا بیٹھی، پر وہ ہیزل اور بھوری آنکھیں جب ملی تو حرکت کرتی ہر شے تھم گئی۔ ناما اس کی خوبصورتی پر دنگ تھی۔ وہ اتنا پرکشش تھا جتنا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اکثر اوقات فیئر کمپلیکشن والوں میں اللہ کشش کی کمی رکھتا ہے اور ڈارک کمپلیکشن والوں کو کشش کا جہاں بخشتا ہے تاکہ اس کی بنائی ہر صورت چاہے جانے کی وجہ رکھے، پر ناما کو وہ ہر طرح مکمل لگا۔ بابا کا اکثر ان کے ہاتھ پیر سو جاتے ہیں، یہ جینیٹک بیماری ہے، تو میں اکثر رات سونے سے پہلے ان کے ہاتھوں اور پیروں کو مساج دیتی ہوں۔ وہ فوراً نظریں چکا گئی۔ ناما نے اتنے زور سے پریس کیا کہ نوح کا سفید ہاتھ سرخی مائل دیکھتے وہ گھبرا کر اس کا ہاتھ دبانا روک گئی۔ میں نے زیادہ زور سے دبا دیا نا؟
वो परेशान होती वापस नूह को देखने लगी, जो यूं था कि नामा से नजरें हटाने में नाकाम हो गया हो। वो हेजल आंखें हटना हराम जान रही हो, पर न जाने कौन सा ख्याल नूह को नजरें हटाने पर मजबूर कर गया। बहुत परफेक्ट था सब, थैंक यू सो मच नामा। वो अपना हाथ वापस हटाए ठीक से बैठा और नजरें विंडो से बाहर फेर ली। पुलिस स्टेशन के बजाय मुझे विला ड्रॉप कर दो नामा, और कल तुम रेस्ट करना। हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा मैं, अगर कोई इमरजेंसी जाना हुआ तब मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। नामा ने शुक्र का सांस भरा कि वो दूर हुआ और कल ना मिलने की पूरी दुआ की, क्योंकि इसे नूह से कुछ ऐसी ही दूरी दरकार थी। जी मिस्टर नूह। वो गाड़ी स्टार्ट कर चुकी थी, जबकि विला तक पहुंचने तक वो इससे बेनियाज बनकर बैठा रहा, जो नामा ने भी महसूस किया। कल कुछ भेजूंगा माइल और तुम्हारे फार्म हाउस पर, एक्सेप्ट प्लीज। और हाँ, तुम्हें स्पोर्ट्स में क्या पसंद है नामा सुल्तान? वो बाहर निकला तो नामा की निकलते ही पूछा, जो गायब दिमागी का शिकार थी। नूह ने दो गार्ड्स को इशारा किया कि सारम को गाड़ी से निकालकर उसके कमरे में फेंके। स्केटिंग? लेकिन मैं मजीद कोई गिफ्ट नहीं लूंगी मिस्टर नूह। वो बताते ही फौरन नाराज हुई। अगर इससे किसी मासूम की खुशी जुड़ी हो फिर भी नहीं, मेरी खुशी नहीं है वो, यकीन करो, क्योंकि एक तो मैं मासूम नहीं, दूसरा मेरी खुशी के लिए तुम्हें बिना किसी सॉलिड ताल्लुक के कुछ करने की जरूरत भी नहीं, ना कभी मेरी डिमांड होगी। उसे फिर उलझा गया। नामा के माथे पर शिकने सी उमड़ी। अगर बाकी वो किसी मासूम की खुशी है फिर कर लूंगी कबूल, अब मैं चलती हूँ। नामा मान गई, क्योंकि बहस का कोई स्टेमिना न बचा था। अब तो डिनर का वक्त है नामा सुल्तान, मुझे सच में बुरा लगेगा तुम्हारा इस वक्त जाना। वो सख्त आजिज आती पलटी। वो आसूदा तरीन अंदाज में से निहार रहा था। मैं डिनर करना ही छोड़ दूंगी अगर मजीद आपने एक बार भी ऑफर दोबारा की। वो गुस्सा भी करती थी, और इतना नरमगी गुस्सा कि वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। उप्स, मिस रूह गुस्सा कर गई हैं। चलो मैं अपनी खूबसूरत ऑफर वापस ले रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बाद ही दूंगा। वो मजे से कहे घर की तरफ गया तो नामा के लफ्ज मुंह में दबे रह गए। कुछ कर नहीं सकती थी तो अपने हाथों में बाल जकड़ लिए। पूरा दिन इस आदमी के चक्कर में चला गया। इस वक्त नामा किसी का कत्ल भी कर सकती थी। इस कदर वहशी महसूस हुई जब इसने कार डोर ओपन किया और बैठी। रोल्स राइस को तेज वो नॉर्मल हालत में कहाँ भगाती थी, जबकि नूह ने आज के लिए अमिताभ से परमिशन ली, क्योंकि सारिम का नशा छटते ही वो खुद इससे हर चीज की तफ्तीश करने वाला था। जबकि उसके रूम को बाहर से नूह ने लॉक लगा दिया ताकि आज सारिम कहीं भाग ना सके, और खुद भी सख्त नींद की वजह से वो अपने रूम में आ गया। भूख भी लग रही थी, पर नींद की शिद्दत ज्यादा थी। तभी मौसूफ आते ही काउच पर गिर गए। बिस्तर की सिलवटें आज भी न छुई। अब तक वही बेडशीट थी, हालांकि उसके रूम की रोज बेडशीट बदलती थी, पर नूह ने सबको मना कर दिया था कि कोई मुलाजिम उसके मैट्रेस या बेड के आसपास भी ना भटके। नामा का गुलदस्ता इंतहाई बैग में रखा था जब सारिम को लिटाया, और तभी जब वो इसे निकाल कर देख रही थी तो थकन और चिढ़ के बावजूद मुस्कुराई। हैरत साहब और फिरोज आज कहीं और निकल गए, तभी रेस देखने ना आ सके। अभी भी वो लोग डिनर कर चुके थे। अमाइल की रात की शिफ्ट थी। हैरत साहब सो रहे थे, जबकि फिरोज साहब भी अपने बिस्तर में दबके कोई किताब पढ़ रहे थे। जब नामा मुस्कुराती कमरे में गुलदस्ते के साथ आई, उसे बाबा की साइड वॉस में सजाया। फिरोज साहब अपनी किताब एक तरफ करते नामा को देखने लगे, जो एक एक फूल की टहनी अलग अलग वॉस में लगाए बाबा के पास ही बैठी। नूह ने दिए। वो नामा की मुस्कुराहट से समझ गए कि इन गुलाबी फूलों से किसी खास का हवाला जुड़ा है। जी बाबा। वो संजीदा हुई। शादी कर ले उससे। फिरोज साहब की बात सुने वो तमाम फूल सजाने तक चुप रही, फिर बाबा के सीने पर सर रखे वहीं दोहरी हो गई। फिरोज सुल्तान को अपनी नामाज उदास लगी। वो हास नहीं बल्कि आन सी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज चाहते हैं, जो मेरे लिए नाकाबिल कबूल है। और दूसरा, मैं नहीं चाहती जो मम्मी ने आपके साथ किया मेरे साथ भी वो हो। आप अपना दर्द तो सह गए, मेरा नहीं सह सकेंगे बाबा। वो मुझसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत इंसान है। वो दुनिया में बहुत कामयाब है, मैं उस जितनी खूबसूरत नहीं, ना कामयाब। मेरी तो तालीम तक अधूरी है। मैं अपना घर वापस पाने की कोशिश करती काम सी ड्राइवर हूँ। कल कोई यही शक्ल चुभने लगी उन्हें, फिर जैसे मम्मी को आपके चुभी, हालांकि कोई मुझसे पूछे। मेरे बाबा इस दुनिया के सबसे खूबरू इंसान है। हम एक सी नज़रें रखते हैं भला, लेकिन जाविये मुख्तलिफ हैं। फिरोज साहब ने प्यार से उसका सर चूमा। तेरा यह हल्का गंदमी रंग किसी चांद की चांदनी सा है नामा। इस पर बुरी आंखें जैसे किसी शेरनी का गुमा देती हैं। ये हसीन बाल जैसे कोई बेकाबू आबशार। ये लंबा कद जैसे तनावर दरख्त जिसकी शाखें इतनी मजबूत हैं कि कोई आंधी हिला ना सकी तुझे। तो जैसे मेरे लिए दुनिया जहाँ की हंसी बेटी है, मुमकिन है उसके लिए हसीन औरत हो।
مرد کسی عورت کو پھول ایسے ہی نہیں دیتا ناما۔ اتنی تعریف سنے وہ مسکرائی اور سر اٹھایا اور اوپر اٹھتے اس نے بابا کا ماتھا چوما۔ پر میں آج دل بھاری محسوس کر رہی ہوں ان پھولوں اور ان کے دینے والے کی وجہ سے۔ فیروز صاحب کی آنکھیں ناما کا اپنا درد بتانے پر سرخ پڑی، ویسے جیسے بچپن میں وہ رو پڑتے تھے۔ اپنے باری دل کو ہلکا کر، اب تیرے لیے بہت سے سکھ منتظر ہیں۔ وہ ناما کو اپنے سینے لگا گئے تو وہ بھی کچھ سکون پا گئی، ورنہ بھاری دل کا بوجھ نہ آنکھیں اٹھا سکتی ہیں نہ جسم۔ سلوہ اور فیروز کو اللہ نے شادی کے پہلے سال ہی خوبصورت سی بچی دے دی۔ کتنے مقدر والے ہوتے ہیں وہ جوڑے جن کو اولاد کے لیے زیادہ تڑپنا نہیں پڑتا۔ وہ دو بھی ایسا ہی جوڑا تھے کہ محبت بری دعا دار شادی کے بعد اللہ نے ان کو پیاری سی نامہ دی کہ وہ شکر کریں کہ وہ کتنے خوش قسمت ہیں۔ سلوہ الگ بزنس وومن تھی اور فیروز صاحب کا اپنا استنبول پورے میں پھیلا کاروبار تھا، لیکن نامہ شاید ان دو کے لیے شکر کا سبب بن کر نہ آئی۔ 4 سال تک اس بچی نے ماں باپ کا صرف شور سنا۔ سلوہ چیختی کہ اسے اس تعلق سے گھن آنے لگی ہے اور فیروز چیختا کہ وہ مر جائے گا پر اسے چھوڑے گا نہیں۔ آیا کے ہاتھ دے دی گئی نامہ نہ سمجھی کی عمر میں جیتی رہی۔ وہ آیا سلوہ اور فیروز صاحب کے جاتے ہی نامہ کے کمرے میں نیند کی دوا پلا کر سلا دیتی اور گھنٹوں اپنے فون پر لگی رہتی، ٹی وی دیکھتی، فریج میں جو اچھا ہوتا کھا لیتی، سلوہ کے کمرے میں جا کر اس کی چیزیں استعمال کرتی، اور نامہ اول تو آدھا دن بھوکی پیاسی رہتی اور جب جاگتی تو اس کے آس پاس صرف اندھیرا ہوتا۔ وہ بند کمرے میں روتی رہتی، کوئی آواز اس کی آواز نہ سنتا۔ یہ سب نامہ نے 5 سال تک برداشت کیا، اور پھر سلوہ نے فیروز سے جان چھڑوانے کو ایک رات اپنے عاشق کے ساتھ گزاری اور نشے میں دھت اپنے جسم پر مختلف نشان لیے لوٹی کہ شاید اس طرح وہ اس ناپسند شخص سے نجات پائے گی۔ نجات تو ملی، لیکن نامہ کی زندگی میں اس کے ماں باپ کی نجات ایک طوفان لے آئی۔ وہ صرف 5 سال کی تھی جب اس نے اپنے ماں باپ کو ایک دوسرے کو مارتے دیکھا۔ وہ لوگ وحشیوں کی طرح چیخ رہے تھے۔ فیروز اس بے وفائی کو سہ نہیں پائے تھے۔ انہوں نے سلوہ کو بے انتہا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئی، اور جب وہ نامہ کی یاد آنے پر کمرے میں پہنچے تو نامہ کہیں نہ ملی۔ وہ ماں باپ سے ڈر کر ننگے پیر ایک پیلی فراک پہنے چھوٹی سی گڑیا کو اپنے سینے لگائے گھر سے نکل گئی۔ سلوہ تو ہسپتال پہنچ گئی، پر فیروز جیتے جی زندہ درگور، کیونکہ ان پر تشدد کا کیس بنا تو پولیس نے اٹھا کر جیل ڈال دیا۔ نامہ کا کوئی اتا پتہ نہ تھا، اور وہ باپ اندر سلاخوں کے پیچھے تڑپ تڑپ کر التجا کر رہا تھا کہ اس اپنی بچی کو ڈھونڈنے کی مہلت دو، پھر بھلے جان لے لو۔ جب یہ بات سلوہ تک گئی تو استفاق کی ممتا جاگی، اور اس نے اگلے ہی دن اپنے شوہر کی ضمانت اس شرط پر کروائی کہ اسے طلاق دے۔ بس فیروز صاحب نے نامہ تک پہنچنے کے لیے اس بے وفا اور ظالم عورت کو، جسے وہ اپنی رگوں میں اتار چکے تھے، طلاق دے دی، اور اس سب کے سمٹنے تک نامہ کو کھوئے کئی گھنٹے بیت گئے تھے۔ وہ کہاں تھی، کس حال میں تھی، وہ باپ نہیں جانتا تھا۔ خیر تلاش شروع ہوئی، پورا استنبول اس باپ نے ایک پیر پر کھڑا کروایا، اپنی ساری طاقت لگا دی، اپنی کئی چیزیں گروی رکھ دی، بے دریغ پیسہ بہایا کہ کسی طرح ان کی نامہ ملے۔ وہ ملی، پر 3 ہفتے بعد، ایسی حالت میں جو فیروز سلطان کو جیتے جی ایک بار پھر مار گئی۔ اس کے جسم پر 3 ہفتوں میں بھی وہی پیلی فراک تھی، اور ہاتھ میں گڑیا کی بازو جیسے کسی نے اس سے بے دردی سے چھینی ہو۔ کس نازک گڑیا کو تو نامہ بچا نہ سکی، پر اس کی بازو ہاتھ میں رہ گئی۔ وہ ایک ایسی سنسان جگہ ملی جہاں آس پاس آبادی نہ تھی۔ نامہ زندہ تھی، فیروز صاحب کی سانس قائم رہی تو بس اس وجہ سے اسے اسپتال بھرتی کیا گیا۔ نامہ کے جسم پر بظاہر کوئی نشان نہ تھا، مگر اس کے بالوں میں گھوڑے کے بال ملے، ناخنوں میں مٹی اور سیب کے کچھ ذرات، جیسے وہ بس سیب کھاتی رہی ہو، مگر مسلسل بھوک، پیاس، رونے اور ڈر کے شدید غلبے کی وجہ سے وہ 38 دن کوما میں رہی۔ اتنے دنوں کے بیچ فیروز سلطان بس روئے، تڑپے، محبت کرنے پر پچھتائے کہ ان کی وجہ سے ان کی نامہ اسی سے ڈر گئی جو اس کا اس دنیا میں سب سے بڑا محافظ ہے۔ ہر 38 دن بعد نامہ ہوش میں آئی، پر وہ ویسی نہ رہی جیسے کھونے سے پہلے تھی۔ اس نے بولنا اور رونا چھوڑ دیا۔ دنیا جہاں کی ڈاکٹر، کنسلٹنٹس فیروز سلطان نے گنگالے کہ کسی طرح ان کی نامہ بولے۔ وہ آہٹوں پر ڈرنے لگی۔ فیروز تک اس کا ہاتھ پکڑتے تو وہ یوں دیکھتی جیسے ابھی وہ اسے ماریں گے۔ وہ انہیں اپنا ماتھا چومنے نہ دیتی۔ وہ اسکول گئی، پر اسپیشل بچوں کے۔ فیروز صاحب کی اس جرنی میں سلوہ کا بس اتنا حصہ تھا کہ اس نے پہلے تو نامہ کی کسٹڈی فیروز کے نام کی، پھر کبھی کبھی شروع میں فون کرتی اس کی خیریت کو، لیکن پھر دھیرے دھیرے رابطہ توڑ گئی۔ کچھ عرصے بعد اس جگہ کی جانچ کے بعد پتہ چلا کہ وہاں ایک بچوں سے کام کرنے والا گینگ تھا جو بہت سے چھوٹے بچوں کو اغوا کرتا اور پھر استنبول میں رکھا جاتا جہاں گھوڑے بندے رہتے تھے۔
नामा उनके काम की नहीं थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी। सिर्फ रोती तो वो लोग इस पर 3 हफ्ते बस चिल्लाते रहे, उसे मारते, उसे चुप करवाते, और नामा अगर जिंदा थी तो वो वहां बंधी एक गोड़ी की वजह से जो अपना सेब हर रोज नामा की तरफ फेंक देती, और नामा सिर्फ इस सेब पर 3 हफ्ते जिंदा रही। ये जानलेवा ताल्लुक ऐसा था जो इसी गैंग के पकड़े जाने के बाद एक आदमी ने इतराफे जुर्म में बताया। फिरोज साहब ने जब इस गोड़ी की शनाख्त करवाई तो वो वहाँ किसी कीड़े के काटने से बीमार निकली, पर वो इसे नामा के लिए अपने सुल्तान विला ले आए। 10 दिन इस शगफ नामी गोड़ी की देखभाल और इसे जरासीमों के असर से मुकम्मल निकाले, वो इसे नामा के लिए लाए। वो दिन था जब नामा ना सिर्फ मुस्कुराई बल्कि शगफ नामी गोड़ी की टांग से लिपट गई, जो बहुत जवान और छोटी उम्र की तगड़ी गोड़ी थी, जिसको रोती तड़पती नामा से इतना प्यार था कि वो अपने खाने से एक सेब उससे देती रही। बस जो बस जो काम महंगे महंगे तबीबों ने ना किया वो शगफ करने लगी। नामा बड़ी होने लगी तो इससे डर दूर हुए, पर ऊंची आवाजें और तन्हाई से रुला देती थी। फिरोज साहब ने अपनी जिंदगी सलवा के बाद सिर्फ नामा के लिए वक्त की, और बिजनेस पर तवज्जो ना देने पर कुछ गद्दार लोग इनसे उनकी जायदाद और शोरूम निकलवाने पर लगे रहे। सुल्तान विला के सिवा सब बिकने लगा। नामा स्कूल के बाद कॉलेज आई, तब जाकर वो फिर से बाबा से अटैच हुई, जिंदगी की तरफ लौटी क्योंकि इसे बाबा की कुर्बानियों का एहसास था। लेकिन फिर कुछ सालों पहले शगफ एक प्यारा सा बच्चा देकर मर गई, और वो बच्चा पैदा होते ही बीमार था, जिसे नामा ने बाबा के दोस्त हिरत साहब के पास भिजवाया, और वो था हस्क। तभी नामा को अपनी शगफ के बच्चे से इतना प्यार था कि वो इसे इसलिए अस्तबल छोड़ गई कि वो उसे तवज्जो नहीं दे पाती। शगफ याद आती तो वो कई कई दिन उदास रहती। और भी घोड़े थे, घोड़ियां थी, पर शगफ की जगह आज तक हस्क भी ना ले सका था। नामा आज भी नींद से डर कर उठ जाती थी जब इसे वो वहशतनाक लोग याद आते, और खुद फेरोज खौफ खाते थे उनकी नामा फिर कभी इनसे ना खोए। आज वो दोनों ही उदास थे। नामा की जिंदगी के सारे डर मिटाने की इस बाप को हसरत थी, और उन्हें महसूस हो रहा था अब उनकी नामा के बकिया डर शायद नूदगान ही हटाएगा। जी जनाब, तो कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? आज बहुत ही स्पेशल और इमोशनल टाइप एपिसोड थी, और बहुत ही मज़ेदार और यमी भी। तो लिखते हुए मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, लास्ट वाला सीन तो पढ़ते हुए भी शायद आवाज़ में कुछ इमोशंस आ गए हों। तो बताइएगा कैसी लगी आपको एपिसोड, अच्छा सा लॉन्ग से तबसरा दीजिएगा। मंडे एपिसोड कैसी लगी आपको, बड़ी दी है ताकि आप लोगों का शिकवा मिट जाए। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल वाली डबल धमाकेदार एपिसोड होने वाली है। बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा।